मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड और उनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उन पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ये 1 से लेकर के 50 तक होंगे, लेकिन ये एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में ब्रीफली बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले अगर हम मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 24 दिसंबर 1822 को। कहाँ हुआ था? लालेहम मिडलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। इनकी अगर हम डेथ की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 1888 को लिवरपूल। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो काहे से हुई थी? हार्ट फेलियर होने की वजह से। अगला, इनके माता पिता में इनके पिता की बात कर लेते हैं तो इनके पिता का क्या नाम था? थॉमस अर्नोल्ड, जो कि रग्बी स्कूल के क्या थे? हेड मास्टर थे। और इनकी माता का नाम मैरी पेनरोज था। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इनका शुरुआती एजुकेशन रग्बी स्कूल, इसके बाद बैलियोल कॉलेज और लास्ट में ऑक्सफोर्ड कॉलेज में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्पाउस की बात करते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो फ्रांसिस लूसी बाइटमैन इनकी पत्नी का नाम था। और ये कौन सी एज के पोइट हैं? तो विक्टोरियन एज के ये पोइट कहलाते हैं। विक्टोरियन एज के एक महान पोइट और क्रिटिक होते हैं यानी कि आलोचक होते हैं। तो ध्यान बनाए रखना, ये थोड़ा सा ब्रीफ इनके बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही टॉट क्लासिक्स एट रग्बी। उन्होंने रग्बी में क्लासिक्स को पढ़ाया एंड बिकेम इंस्पेक्टर। इसके बाद क्या बन गए? इंस्पेक्टर बन गए ऑफ स्कूल्स अंडर द गवर्नमेंट। कौन सी सरकार में? ऑन द रिकमेंडेशन, और किसके रिकमेंडेशन पर? तो रिकमेंडेशन किसका था? लॉर्ड लैंसडाउन का। मतलब उन्होंने रग्बी में क्लासिक्स पढ़ाया और लॉर्ड लैंसडाउन की सिफारिश पर सरकार के अधीन स्कूलों के निरीक्षक बन गए। जितने भी सरकार के अधीन स्कूल आते थे उन सभी स्कूलों का इनको इंस्पेक्टर बना दिया गया, निरीक्षक बना दिया गया। अगला पॉइंट है इसी में, ही गॉट द न्यूडिगेट पोइट्री प्राइज। इनको अच्छा न्यूडिगेट पोइट्री प्राइज भी मिला था। किसके लिए मिला था? क्रॉमवेल के लिए। और 10 साल तक। अगला पॉइंट है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों तक। वो 10 सालों का पीरियड कौन सा था? 1857 से लेकर के 1867 तक। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। ये प्रोफेसर थे काय के? पोइट्री के। कहाँ थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एट ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में ही डिलीवर्ड, वो डिलीवर करते थे हिज फेमस लेक्चर्स, अपने प्रसिद्ध लेक्चर्स को ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। अब आपको उन्हें पहचानना है, यानी कि 10 साल 1857 से लेकर के 1867 की अवधि में, इस पीरियड के दौरान वे ऑक्सफोर्ड में कविता के प्रोफेसर रहे और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने होमर के अनुवाद पर अपने प्रसिद्ध व्याख्यान दिए, लेक्चर दिए। अब आपको पहचानना ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने रग्बी में क्लासिक्स पढ़ाया, लॉर्ड लैंसडाउन की सिफारिश पर सरकार के अधीन स्कूल के निरीक्षक बने, क्रॉमवेल के लिए इनको न्यूडिगेट कविता पुरस्कार मिला, 10 सालों के लिए ऑक्सफोर्ड में कविता के प्रोफेसर रहे, ऑक्सफोर्ड में ही होमर के अनुवाद के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है फेमस लेक्चर दिए। तो अब ये सब बातें किसके बारे में हम कर रहे हैं? ये सभी बातें दोस्तों हम किसके बारे में कर रहे हैं? ये सारी जानकारी किसके बारे में दी गई है? मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है कि हु इज़ द ग्रेट पोइट। वो महान कवि और क्रिटिक आलोचक कौन है? आप विक्टोरियन एज, विक्टोरियन युग के महान कवि और आलोचक का नाम बताना है। वो कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड, यानी कि सी ऑप्शन हमारे सही है। तीसरा क्वेश्चन, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज एजुकेटेड एट। मैथ्यू अर्नोल्ड की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो मैथ्यू अर्नोल्ड की शिक्षा कहाँ हुई मेरे दोस्तों? तो ये ऑप्शन रग्बी और ऑक्सफोर्ड में हुई थी। कहाँ हुई थी? रग्बी और ऑक्सफोर्ड में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। फोर्थ वाला अगर हम बात करते हैं तो व्हेन डिड ही बिकेम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर। वो बेटा ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर कब बने और कब से कब तक इन्होंने वहाँ पर पोइट्री को पढ़ाया? तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1857 में ये प्रोफेसर बने थे ऑक्सफोर्ड में और 1867 तक इन्होंने पढ़ाया था। बी ऑप्शन पोइट्री। अगला क्वेश्चन है, हु रिकमेंड्स हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि जीवन की उच्च गंभीरता और आलोचना की संतुति किसने दी थी? तो वो भी हमारे कौन थे? मैथ्यू अर्नोल्ड थे। डी ऑप्शन हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बताया गया है कि फ्रांसिस गार्लैंड वाज इंटेंडेड
इंटेंडेड का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य होना, टू सैटिराइज का मतलब होता है व्यंग करना, एंड रिफॉर्म सुधारना। तो फ्रेंडशिप्स गार्लैंड का जो मुख्य उद्देश्य था वो किसी पर व्यंग करना और किसी को सुधारना। किसको? द ग्रेट मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग थे उनकी बात कर रहा है, उन्हीं पर व्यंग करना, उन्हीं को सुधारने का उद्देश्य फ्रेंडशिप्स गार्लैंड का था। तो होम ही कॉल्स, वो किसको ये कह करके पुकारते थे, मतलब इंग्लैंड का जो मिडिल क्लास लोग था उनके लिए इन्होंने क्या नाम दिया, तो फिलिस्तीन नाम दिया। उनको क्या कह करके पुकारते थे? मैथ्यू आर्नोल्ड फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री क्या है? एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, कविता जीवन की आलोचना है। अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रुथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो पोएटिक ट्रुथ और पोएटिक ब्यूटी के द्वारा ऐसी आलोचना के लिए निर्धारित की जाती है। किसने कहा? तो किसने कहा? ये पोइट्री की डेफिनेशन किसने दी? मैथ्यू आर्नोल्ड ने दी थी। और किसमें दी थी? स्टडी ऑफ पोइट्री में। तो ये ध्यान बनाए रखना, लाइनों को भी ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा। सोहराब एंड रुस्तम की जो थीम है वो हैज़ बीन टेकन ली गई है, कहाँ से? शाहनामा से ली गई है। और शाहनामा को किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। मैथ्यू आर्नोल्ड लैमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर क्लॉ। मैथ्यू आर्नोल्ड अपने दोस्त आर्थर क्लॉ की मृत्यु पर विलाप करते हैं। कौन सी पोइम में विलाप करते हैं? थायरसिस में। मतलब ये है, मैथ्यू आर्नोल्ड के एक दोस्त थे जिनका नाम था आर्थर क्लॉ, जिनकी मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने एक पोइम की रचना की। उस पोइम का नाम था थायरसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉन्डिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड एंड द अदर पावरलेस टू बी वॉन। बॉन्डिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स का मतलब ये जो संसार है ना, वो दो दुनियाओं के बीच में बटा हुआ है। मतलब दो दुनियाओं के बीच में भटकता हुआ, एक मर चुका है और दूसरा जन्म लेने में भी असमर्थ है। वन डेड द अदर पावरलेस टू बी वॉन। With nowhere yet to rest my head like these on earth I wait for long। और मेरे पास अभी तक सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इनकी तरह मैं पृथ्वी पर अकेला इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सारी पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो देखो, मैथ्यू आर्नोल्ड की स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चेस्ट रूज से इस पंक्तियों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, The business of criticism is neither to find fault nor to display the critic's own learning nor influence. It is know the best which has been thought and said in the world। बहुत बड़ी बात है कि आलोचना का काम ना तो दोष ढूंढना है और ना ही आलोचक की अपनी शिक्षा या प्रभाव को प्रदर्शित करना है। कोई आलोचक अपनी शिक्षा या प्रभाव को प्रदर्शित ना करे, डिस्प्ले ना करे, दिखाने का काम नहीं है। इसका काम तो बस इतना है कि दुनिया में जो सबसे अच्छा सोचा और कहा गया है उसे सिर्फ जानना है। ऐसी बात किसने कही? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? मैथ्यू आर्नोल्ड थे। कौन थे? मैथ्यू आर्नोल्ड। और इन्होंने ऐसे इन क्रिटिसिज्म में ये बात कही थी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 12 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो विच वर्क ऑफ आर्नोल्ड इज अ पिलिया ऑफ लिबर्टी इन रिलीजियन। उन्होंने कहा आर्नोल्ड की कौन सी रचना धर्म में उदारता की दलील है। ठीक है, तो कौन सी है उदारता की दलील? 12 नंबर पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, लिटरेचर एंड डॉगमा। कौन सा? लिटरेचर एंड डॉगमा। तो लिटरेचर एंड डॉगमा आर्नोल्ड का इज मीन्स है अपीलिया फॉर लिबर्टी इन रिलीजियन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, इन विच वर्क ऑफ आर्नोल्ड डू वी फाइंड द टर्म। कौन से वर्क आर्नोल्ड के कौन सी रचनाओं में हम इन शब्दों को पाते हैं? कौन कौन से शब्द? जैसे कल्चर है, बारबेरिज्म है, फिलिस्तीन है, हैब्रिज्म है। ये शब्द इनके कौन से वर्क में दिए गए? दिस वर्क वाज रिटन इन। और ये जो वर्क, एक और क्लू दिया गया है कि ये जो वर्क है वो 1869 में लिखा गया है, 1869 में लिखा गया। तो वो कौन सा है? कल्चर एंड एनार्की। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, कल्चर एंड एनार्की। बाय विच टर्म एरिस्टोक्रेटिक क्लास आर नोन। यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने एरिस्टोक्रेटिक क्लास को कौन से टर्म से नवाजा है? तो बारबेरिज्म, बारबेरियन कह सकते हो, बारबेरियन। एरिस्टोक्रेटिक क्लास को क्या कहा उन्होंने? बारबेरियन।
अगला अगर हम बात करें मिडिल क्लास, नैरो माइंडेड और सेल्फ सेटिस्फाइड लोगों के लिए कौन सा टर्म यूज किया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, तो वो फिलिस्तीन शब्द यूज किया है। ध्यान बनाए रखना, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए बारबेरियन और नैरो माइंडेड, सेल्फ सेटिस्फाइड, मिडिल क्लास, इनके लिए इन्होंने फिलिस्तीन शब्द का यूज किया है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, द टर्म बाय अर्नोल्ड, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, द टर्म यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर मोरल एजुकेशन इज। उन्होंने कहा मोरल एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड किसकी बात कर रहे हैं, मोरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। नैतिक शिक्षा के लिए अर्नोल्ड के द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द कौन सा था, तो कौन सा शब्द था, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, वो बताना है। तो हैब्रिज्म, ध्यान बनाए रखना, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, हैब्रिज्म। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, दिस पोइम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक कोई पोइम है जो आपको पहचानना है, ठीक है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, डेट नरेट द स्टोरी ऑफ किंग माइसरनियस। मतलब ये हुआ कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो मिस्र के राजा माइसेरिनस थे, माइसेरिनस की कहानी को बयान करती है। राजा को सूचित किया जाता है कि वह 6 साल, और द किंग इज इन्फॉर्म डैट ही वुड मीट हिज एंड इन 6 ईयर। तो मैं आपको ये पोइम पहचानना है, तो एक बार मैं फिर बता दूं, ये पोइम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में मिस्र के राजा, उनका नाम होता है माइसेरिनस। क्या नाम होता है, माइसेरिनस की कहानी बताई जाती है इस पूरी कविता में। और इसमें राजा को सूचित किया जाता है कि वह 6 साल में अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा, 6 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कविता को आपको पहचानना है। ये कविता कौन सी है दोस्तों, तो माइसेरिनस ही है कविता। इसमें कविता का नाम भी माइसेरिनस है, ठीक है, कविता का नाम भी माइसेरिनस है। 18 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज़ अ पोइम अबाउट एम्पीडोकल्स, अ फिलासफर ऑफ सिसिली, एंड हिज सुसाइड बाय जंपिंग इनटू द क्रेटर ऑफ द वोल्केनो। आइडेंटिफाई द पोइम, आपको इस पोइम को भी आइडेंटिफाई करना है। ये है सिसिली के दार्शनिक एम्पीडोकल्स और ज्वालामुखी के गड्ढे में कूदकर उनकी आत्महत्या के बारे में एक कविता है, उस कविता को पहचानना है। तो कौन सी कविता है दोस्तों, एम्पीडोकल एंड एटना। कौन सी कविता है, सी एम्पीडोकल्स एंड ऑन एटना। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 19 नंबर पे थायरसिस। थायरसिस क्या है, तो थायरसिस एक पास्टोरल एलेजी है। क्या है थायरसिस, एक पास्टोरल एलेजी है। विच पोएम डिड अर्नोल्ड राइट इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, थॉमस अर्नोल्ड। इनके पिता का नाम थॉमस अर्नोल्ड होता है। अपने पिता की याद में इन्होंने कौन सी जो है पोइम की रचना की थी, तो वो पोइम थी रग्बी चैपल। क्या थी, रग्बी चैपल, ध्यान बनाए रखना। 21 नंबर पे अगर हम बात करें, तो दिस पोइम नरेट्स द एडवेंचर ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर हु वाज ट्राइड टू सीकिंग एडवांसमेंट ज्वाइंड द जिप्सीज टू लर्न देयर लोर roams in the world with them and still haunts the Oxford the countryside. Identify the poem। मतलब ये हुआ, एक कविता है, एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के कारनामों का वर्णन करती है, जो उन्नति की तलाश से थक गया था, जिप्सियों से जुड़ कर के उसने बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, उनके साथ दुनिया भर में घूमता है, अभी भी ऑक्सफोर्ड के ग्रामीण इलाकों में घूमता है। ये कविता कौन सी है, तो ये स्कॉलर जिप्सी कविता है। कौन सी है दोस्तों, स्कॉलर जिप्सी। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर पे, द लॉस ऑफ फेथ इन द विक्टोरियन एज इज द थीम ऑफ। एक किसकी थीम है आपको बताना है, तो डॉबर बीच। डॉबर बीच की थीम अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, तो ध्यान बनाए रखना कि विक्टोरियन युग में विश्वास जो लॉस ऑफ हानि होता है, लॉस ऑफ फेथ, क्या कहेंगे हम इसे, लॉस ऑफ फेथ, विश्वास में हानि, विश्वास में कमी हो जाना। एक किसकी थीम है, तो डॉबर बीच की। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है।
23 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार, यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य ने ना तो कुछ बनाया है और ना ही बिगाड़ सकता है। मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार, डैट मीन्स आदमी ने ना तो कुछ बनाया है और ना ही कुछ बिगाड़ सकता है। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, इन लाइनों के बारे में आपको बताना है। तो ये लाइनें कहाँ से, लाइन्स रिटेन इन किंगस्टन्स गार्डन से ली गई हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। दाउ आर्ट फ्री, बी आस्क एंड आस्क, दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। ठीक है, फॉर द लॉफेस्ट हिल हु टू द स्टार्स अनक्राउंस हिज मैजेस्टी, दीज लाइन्स अपीयर। तो मैथ्यू आर्नल्ड की जो शेक्सपियर है उसमें ये लाइनें दिखाई जाती हैं। और कौन सी हैं लाइनों को एक बार को मैं बताता हूँ। अन्य लोग हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, अन्य लोग जो हैं अवॉइड करते हैं, देते हैं आवर क्वेश्चन, हमारे प्रश्नों का उत्तर। दाउ आर्ट फ्री, बी आस्क एंड आस्क, तुम स्वतंत्र हो, हम पूछते हैं और पूछते हैं, तुम मुस्कुराते हो। फिर क्या कहा गया, दाउ, दाउ से मतलब यू है यहाँ पे, यू स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज, तुम मुस्कुराते और अभी भी ज्ञान से ऊपर हो। आउट टॉपिंग नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान से ऊपर हो। फिर आगे कहा गया है यहाँ पर कि फॉर दी लोफेस्ट हिल, सबसे लोफेस्ट, सबसे ऊंची पहाड़ी के लिए, जो सितारों के लिए अपनी महिमा का ताज पहनता है। हु दी स्टार्स अनक्राउंस हिज मैजेस्टी, अपनी महानता के लिए अपना ताज पहनता है। ये लाइनें कहाँ से हैं, अर्नोल्ड के शेक्सपियर से। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हम इस वाली वीडियो में बता देते हैं और 26 लेके 50 तक हम इसका सेकेंड पार्ट बना देंगे, दूसरा पार्ट उसमें बता देंगे आपको। आखिरी क्वेश्चन क्या है, दाऊ से मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, यू होता है। यू हैड नॉट वन एम, वन बिजनेस, वन डिजायर। वो कहते हैं तुम्हारा एक ही लक्ष्य था, एक ही काम था, एक ही इच्छा थी। दाऊ हैड नॉट वन एम, हैडेस्ट लिखा है, सॉरी माफ करना, हैडेस्ट, वन एम, वन बिजनेस, वन डिजायर, यानी कि तुम्हारा एक ही लक्ष्य था, एक ही काम था, एक ही इच्छा थी। ये पंक्तियाँ किस में से ली गई हैं, तो ये पंक्तियाँ दोस्तों आपको बताना है कौन से ली गई हैं, द स्कॉलर जिप्सी से। ठीक है, दी स्कॉलर जिप्सी, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।